दोस्तों सीक्रेट्स वार 1984 के इशू नंबर 3 में हमने ये देखा था कि विलेंस की पूरी टीम ने सुपर हीरो के हेडक्वार्टर पर अचानक हमला कर दिया है, जिससे पूरी टीम बिल्डिंग के नीचे दबने वाली होती है। बट बाहुबली हल्क के मजबूत कंधों ने सबको बचा लिया है। आई थिंक ये कॉमिक बुक का रेफरेंस लेकर उन्होंने एंड गेम के इस सीन को शो किया होगा। फिलहाल ये है सीक्रेट्स वार 1984 कॉमिक का इशू नंबर 4 और आप देख रहे हैं पॉप कल्चर कीड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अननोन कॉस्मिक प्लैनेट पर चल रही डेडली वॉर का सबसे ब्रूटल ट्विस्ट ये रहा। हीरोज की हेडक्वार्टर एक जायंट ब्लास्ट के साथ हवा में उड़ चुकी है। सिचुएशन एकदम होपलेस है और जब तक कि हीरो ये सोच रहे थे कि जीत उनके करीब है, एक सरप्राइज अटैक ने उनकी प्लानिंग को, उनकी सेफ्टी को और उनके हिम्मत सब कुछ को तोड़ फोड़ दिया है। मेटल, टेक, सूट्स सब कुछ के टुकड़े आसमान में उड़ रहे हैं और विलेंस वेल दे आर सेलिब्रेटिंग। डिस्ट्रॉयड हेडक्वार्टर के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच विलेंस अपनी जीत को ऑलमोस्ट गारंटी समझ रहे हैं। सबसे आगे डॉक्टर डूम शांत और कॉन्फिडेंट खड़ा है, जैसे ये तबाही उसके प्लान का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो। डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस छत पर चढ़कर हीरोज को ढूंढ रहा है। उसकी मेटल आर्म्स रेडी है, बिल्कुल शिकारी की तरह। एब्जॉर्बिंग मैन अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जैसे वो बचे कुचे हीरोज को अपने हाथों से ही कुचल देना चाहता हो। मॉलिक्यूलर मैन के लिए ये डिस्ट्रक्शन बहुत आसान थी और पूरा बेस रेत की तरह बिखर गया, जबकि वोल्केनो अपने आसपास हीट और फ्लेम जैसे एनर्जी छोड़ते हुए गुस्से में खड़ी है, जैसे कि वो खुद में एक चलता फिरता वोल्केनो हो। इसी बीच डॉक्टर ऑक्टोपस की गैजेट हीरोज के रीग्रुप होने के मोमेंट पकड़ लेती है और टाइटेनिया जो कि एकदम गुस्से में उनसे फाइट करने के लिए रेडी होती है। ये सीन देखकर हमें ये क्लियर होता है कि विलेन पूरी पावर के साथ कंट्रोल में है और हीरोज जिन्हें लग रहा था कि वो शिकार करेंगे, शायद अब वो शिकार होने वाले हैं। हीरोज दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं पर विलेंस उन्हें चेस करते हुए आसपास के पड़े मलबे को वेपन्स में बदल रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स को वो मिसाइल की तरह यूज कर रहे हैं और एब्जॉर्बिंग मैन और रैकर पूरे रेज में टीम को फॉलो कर रहे हैं। सारे विलेंस टूट चुके बेस के पार्ट्स को एक बॉम्ब की तरह यूज कर रहे हैं। इस केस में वोल्केनो हीट से ग्राउंड को मेल्ट करते हुए खड़ी है, रेडी टू बर्न एनीथिंग इन हिज रेंज। पर मॉलिक्यूलर मैन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। सीम्स लाइक वो अपने पावर से माउंटेन को यूज करना चाहता है। ऐसा क्या करना चाहता है वो माउंटेन्स का यूज करके, आगे पता करते हैं। एज एक्सपेक्टेड हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मैन अपनी पावर से एक बहुत ही बड़े माउंटेन को हवा में उड़ा देता है। वही दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयड बेस से दूर एक छोटी सी वैली में कैप्टन अमेरिका अपनी टूटी फूटी टीम को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हल्क अपनी भुजाओं पर मिस्टर फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन, सी हल्क और बेन ग्रिम को एक साथ उठाकर चल रहा है। सबकी बॉडी थकी हुई है, इंजर्ड और हाफ कॉन्शियस लग रही है। हॉकाई भी उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। अब देखो दोस्तों, याद रखना कि हॉकाई इस टीम का हिस्सा है और जहां हॉकाई होता है वहां एवेंजर्स की जीत होती है। आयरन मैन अनकॉन्शियस कैप्टन अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है और ह्यूमन टॉर्च अपनी कमजोर फ्लेम के साथ आसमान में फ्लोट कर रहा है। थॉर और एक्स-मैन अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, जिससे कि ग्रुप थोड़ी सी इनकम्प्लीट फील हो रही है। फिर भी कैप्टन अमेरिका उन्हें मूव करते रहने और सेफ जगह ढूंढने के लिए फोकस कर रहा है, मन में ये होप लेकर कि शायद डूम और उसके विलेंस अभी सेलिब्रेशन में बिजी हो। लेकिन उसी मोमेंट में स्पाइडरमैन के सर के अंदर स्पाइडर सेंस तेज धड़कने लगता है। वो ऊपर की साइड को फील करता है और हल्क भी कंफ्यूजन से स्काई की तरफ देखता है, जहां से उनके ऊपर एक मैसिव बिल्डिंग का टुकड़ा एक मिसाइल की तरह उनके तरफ आते हुए दिख रहा है। हल्क के हाथों में ऑलरेडी कुछ सुपर हीरोज हैं, इसीलिए उनके पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम है। देखकर ये क्लियर हो ही गया है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं चल रही, बल्कि आसमान पर भी उनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जब आसमान से गिरता हुआ मैसिव स्ट्रक्चर एवेंजर्स को कुचलने वाला होता ही है, तभी हॉकाई एक सेकेंड भी वेस्ट किए बिना अपनी एक्सप्लोसिव एरो निकालकर एम सेट करता है और शूट करते ही बिल्डिंग दो हिस्सों में टूट जाती है। पर ये इनफ नहीं होता, इसीलिए आयरन मैन तुरंत अपने रिपल्सन बीम को एग्जैक्ट कैलकुलेटेड एंगल पर फायर करता है, जिससे अटैक 2 गुना हो जाती है और इस तरह से स्ट्रक्चर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आयरन मैन के ब्लास्ट और हॉकाई के परफेक्ट शॉट के वजह से वो लोग एक खतरे से बच जाते हैं, बट उसके तुरंत बाद ही एक ह्यूज रेड माउंटेन, जिसे ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मैन कंट्रोल कर रहा है, वो एवेंजर्स के ऊपर आकर गिरता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे टीम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन आकर गिरता है। तो आई थिंक यहाँ पर अब टीम का खात्मा हो चुका है। अपनी जीत समझकर विलेन जश्न मना रहे हैं। टाइटेनिया, एब्जॉर्बिंग मैन और रैकर के सारे ग्रुप मॉलिक्यूलर मैन को एज अ हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
जबकि डॉक्टर डूम सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। उधर दूसरी तरफ थॉर इंचांट्रेस के साथ है, जहाँ दोनों प्यार के समंदर में गोते लगा रहे हैं। तभी अचानक उन दोनों पर एक तेज हमला होता है, लेकिन थॉर अपने ओडिन फोर्स की वजह से बच जाता है। माउंटेन क्रैश का शॉक वेव थॉर तक पहुंचती है, जिससे वो तुरंत समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल क्वेक नहीं है। यस, क्योंकि हम लोग अर्थ पे नहीं हैं तो इसे अर्थ क्वेक नहीं बोल सकते हैं। थॉर इस क्वेक से अंदाजा लगाता है कि शायद उसकी टीम किसी मुसीबत में है और वो बिना टाइम वेस्ट किए इंचांट्रेस के साथ अपनी टीम के पास लौट पड़ता है। वापस आने पर दोनों शॉक हो जाते हैं। हीरोज का फोर्ट्रेस बिल्कुल तबाह हो चुका है और विलन जीत का जश्न मना रहे हैं। थॉर ये सब देखता है और डॉक्टर डूम से बस एक ही सवाल पूछता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? आई वॉन्ट आंसर, स्पीक क्विकली डॉक्टर डूम थॉर को बताता है कि हीरोज एक माउंटेन के नीचे क्रॉस हो चुके हैं। थॉर ये सुनते ही अपनी गॉड मोड ऑन कर लेता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है, बट इंचांट्रेस इस लड़ाई में शामिल नहीं होती। तभी एब्जॉर्बिंग मैन थॉर पर हमला कर देता है, जिसके बाद सारे विलन्स एक साथ थॉर पर हमला करने लगते हैं। थॉर उनसे फाइट शुरू करता है और इस तरह से बैटलफील्ड में थॉर की एंट्री होती है अपनी म्योनीर के साथ। विलन्स थॉर को ओवर पावर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टाइटेनिया ब्रूट कॉन्फिडेंट के साथ उस पर जंप करती है। कैंग, डॉक्टर ऑक्टोपस सब मिलकर थॉर को मारते हैं, बट विलन्स के सब वार थॉर के बस एक वार के बराबर है। वो अकेले ही सबको कड़ी टक्कर दे रहा है। ऑफ कोर्स ही इज गॉड ऑफ थंडर फॉर अ रीजन। थॉर और विलन्स की फाइट बहुत खुखार मोड़ ले चुकी है। तभी फील्ड में एंट्री होती है अपग्रेडेड अल्ट्रॉन की। वो थॉर पर प्योर ताकत के साथ लेजर बीम अटैक करता है, जिससे उन्हें बस थॉर का हेलमेट हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर विलन्स को यह लगता है कि थॉर का खेला हो चुका है। डॉक्टर ऑक्टेवियस डूम को कहता है कि अब एवेंजर्स और थॉर का खेल खत्म हो चुका है और अब बस एक्समैन, मैग्नीटो और गैलेक्टस ही बचे हैं। आई थिंक हमें अपने डूम बेस में वापस चले जाना चाहिए और कैसे इन सबसे निपटना है उसके लिए प्लान सोचना चाहिए। पर डूम को अंदर ही अंदर पता है कि ये सच तो नहीं कह रहा, वो अंदर से तो एक गद्दार ही है। विलेंस अपनी जीत को ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। तभी डॉक्टर डूम अल्ट्रॉन को ये कमांड देता है, जिससे वो कैंग पर हमला कर देता है। डूम सबको ये क्लियर मैसेज देता है कि जो लेसन उन्होंने सीखा है वो बाकी सब भी याद रखें, और फिर बिना पीछे देखे वो डूम बेस की तरफ निकल जाते हैं। उसी मोमेंट बहुत दूर आसमान में कहीं एक स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट मूव करते हुए दिख रहा है। वो जहाज है एक्समैन की, जिसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर खुद पायलट कर रहे हैं। जेवियर स्टॉर्म को अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि इस एलियन वर्ल्ड में उन्हें एक सेफ्टी गाइड की तरह ट्रीट करने के लिए बहुत शुक्रिया, जिसे सुनकर स्टॉर्म क्लियरली एक्सेप्ट करती है कि ये पावर उसके लिए भी लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शिप के अंदर साइलेंस छा जाता है और हर एक्समैन अपने थॉट में खो जाता है, खासकर कोलोसस जो किटी को याद कर रहा है, अपने होम, अपनी दुनिया और उस दर्द को जो इसे अनजान प्लैनेट ने और गहरा कर दिया है। सबको फील हो रहा है कि यह सिर्फ एक फाइट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और मेंटल टेस्ट भी है, जहां सिर्फ जीतना ही काफी नहीं बल्कि खुद को संभाल कर रखना सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है। रॉक थोड़ी दूर बैठकर ये सोच रही है कि थोड़ी टाइम पहले वो डूम के साइड फाइट कर सकती थी, पर अब जब एक्समैन हार के एज तक खड़े हैं, उसके मन में ये सवाल है कि वो किसके साथ खड़ी रहे। साइड में वुल्वरीन और नाइट क्रॉलर वॉर की सीरियसनेस समझ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का आखिरी जंग है। इसी बीच प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर चुपचाप शिप को गाइड करते हुए स्पाइडरमैन से जुड़ी एक रिसेंट घटना को याद करते हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है। तभी साइक्लोप्स को आगे मैग्नीटो का फोर्ट्रेस दिखाई देता है, जहां अंदर ही अंदर मैग्नीटो अपनी जगह पर एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। इतनी ज्यादा शक्ति जमा हो रही है जिससे कि वो पूरी शहर को मिटा सकता है, और इसी टेंशन के साथ दोनों साइड यानी कि एक्समैन और मैग्नीटो ये समझ जाते हैं कि इस अंत का फैसला फाइट से ही होगा। मैग्नीटो शांत दिमाग से मेटेलिक फील्ड के पार्टिकल को धीरे धीरे कंट्रोल करके एटम बाय एटम जोड़ता है। तभी जेनेट के हाथ से कॉम छूटकर मैग्नीटो के पास गिर जाता है और फिर दोनों मिलकर जूस पीने का तैयारी करते हैं। मतलब अच्छी खासी केमिस्ट्री दोनों के बीच बिल्ड हो चुकी है। अचानक मैग्नीटो की नजर एक्समैन पर पड़ती है और वो तुरंत सीरियस हो जाता है। एक्समैन सामने आकर प्रपोज करते हैं कि मैग्नीटो को उनके साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर मैग्नीटो उनका साथ दे तो ये जंग जीत सकते हैं। मैग्नीटो उनके प्रपोजल को सुनता है और कहता है कि कैप्टन अमेरिका के अंदर एक इंडिपेंडेंट टीम बने तो वो उनके लिए काफी अच्छा होगा। वो जेनेट
जेनेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शायद एवेंजर्स का हिस्सा होने के नाते जेनेट मेरे बातों को अच्छे से समझ रही होगी, क्योंकि यही बात वो बहुत टाइम से सोच रहा है। दोस्तों आप थोड़ी कॉमिक की स्टोरी को पॉज करते हैं और धीरे धीरे सारे लोगों की कोर मोटिव समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो यार की बात यह है कि मैग्नीटो का कोर गोल म्यूटेंट का भला करना है। उसका मानना है कि म्यूटेंट्स हमेशा से ह्यूमंस के अंदर दबते आए हैं और हर बार जब पावर्स ह्यूमन के हाथ में आई तब म्यूटेंट को सफर करना पड़ा। इसीलिए इस पेज में मैग्नीटो एकदम क्लियर कर देता है कि अगर वो कैप्टन अमेरिका के रूल्स को फॉलो करता रहा तो म्यूटेंट को कभी ट्रूली फ्रीडम नहीं मिलेगी। मैग्नीटो चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट फोर्स या फिर टीम बने जो एवेंजर्स के कंट्रोल में ना हो, ताकि म्यूटेंट अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकें। यह है मैग्नीटो का मोटिव। अब डॉक्टर डूम को समझते हैं। डॉक्टर डूम का गोल थोड़ा ट्विस्टेड है। डूम का यह मानना है कि सिर्फ वही इस यूनिवर्स को सही तरीके से चला सकता है। उसके लिए गुड का मतलब बस इतना है, ऑर्डर और कंट्रोल, चाहे उसके लिए वो डिक्टेटरशिप क्यों ना करे। इस कॉमिक में डॉक्टर डूम का मोटिव बस इतना ही है कि वो मानता है कि अगर सारी पावर किसी एक के हाथ में हो तब हम केओस को खत्म कर सकते हैं, और अगर पावर बहुत सारे लोगों के पास है तो वो कभी भी एक अच्छी दुनिया नहीं बसा सकते हैं। अब जल्दी से बियॉन्डर को भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली बियॉन्डर एक गॉड लेवल बीइंग है। उसने सब हीरोज और विलेन को इस प्लैनेट पर इसलिए लाया ताकि वो देख सके कौन कितना पावरफुल है और कौन अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। बात एकदम क्लियर है कि बियॉन्डर जज भी है, ऑडियंस भी है, और जीतने के बाद किसको क्या प्राइज मिलेगा ये भी वही कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर मैग्नीटो और डॉक्टर डूम का सोच कैसे मैच करता है वो समझो। मैग्नीटो डॉक्टर डूम का कोई फैन वैन नहीं है, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा है। उसका मानना है कि अगर वो एवेंजर्स का साथ दे डूम्स के अगेंस्ट तो कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा, यानी कि एवेंजर्स जीत जाएगी, जिसके बाद म्यूटेंट्स के जो लोग हैं उन्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डूम जीतता है तो हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फाइट हो, पर इसमें म्यूटेंट्स को एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ह्यूमंस म्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह से मैग्नीटो के लिए ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। वो न तो विलन के साथ है, न ही हीरो के साथ, न ही गॉड न ही इविल। वो बस अपने बिरादरी के लिए फाइट कर रहा है, जो कि है म्यूटेंट्स। और ये सारी बातें वो जेवियर के सामने बोल रहा है, जिसकी बात सुनकर जेनेट, जो कि ओजी एवेंजर्स है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। और जैसे ही वो मैग्नीटो का मेन मोटिव जान जाती है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देती है। दोस्तों अब कहानी पूरी तरह से खुल चुका है। हम सभी को ये पता चल चुका है कि किसका क्या क्या मोटिव है, कौन कितना केओस मचा सकता है। दोस्तों अगर भी आपके कोई दोस्त, भाई बहन या फिर कोई भी मार्वल सीक्रेट्स वॉर का फैन है और इस वॉर को समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करो। सच्चाई जानते ही वॉस्प लगातार मैग्नीटो पर अटैक कर रहा है और इतना कर रहा है जैसे मानो वो उसे मार ही देगा। सारे एक्समैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें मैग्नीटो जिंदा चाहिए, पर वॉस्प अपने पावर का यूज करके सबको धूल चटा देती है और एक जेट में बैठकर वहां से एवेंजर्स के पास जाने लगती है। वो मन में ये कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कैप्टन अमेरिका के पास जाना होगा और उन्हें इन सोरों के बारे में बताना होगा। ऊपर से मैंने एक तेज ब्लास्ट की आवाज सुनी है जिससे मुझे डर लग रहा है। आई होप सब कुछ अच्छा हो। इस तरह से वो अपना रास्ता चुनती है, और चुने भी क्यों ना भाई, कितना भी हो, वो है तो एवेंजर्स का हिस्सा ही। रात को लौटकर तो घर ही आना है। जेनेट वो प्लेन सही से नहीं उड़ा पा रही थी। वो चाह रही थी कि बस वो किसी तरह से इस प्लेन को रोक दे ताकि वो पैदल चल सके। मैग्नीटो गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर प्रोफेसर जेवियर उसे रोकता है। उसे बोलता है कि मैं चाहता तो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करके जेनेट को रोक सकता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने स्पाइडरमैन के साथ भी यही किया था। पर जितने भी सुपर हीरो जो कि इंसेक्ट पर बेस्ड हैं, उन पर टेलीपैथी का इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए मैं वो गलती फिर से नहीं कर सकता। तुम भी रुक जाओ, हम कोई इविल नहीं हैं। अगर हम भी डूम और हिटलर जैसे सोच रखेंगे तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इस तरह से मैग्नीटो शांत होता है। दूर कहीं पर जहाँ एवेंजर्स माउंटेन के नीचे दबे हुए थे वहाँ कुछ हलचल होती है और किसी की आवाज आती है। इतना अंधेरा क्यों है भाई, कोई लाइट तो ऑन करो। अगले पेज में हम देखते हैं कि पहाड़ों के नीचे हीरोज जिंदा हैं। हल्क अपनी पूरी ताकत से 2 माइल भारी रॉक को एक जायंट पिलर की तरह पकड़े खड़ा है, जिससे हवा और स्पेस सिर्फ उसकी शांति के जरिए बची हुई है। आयरन मैन की सूट और हल्क की बॉडी प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक छोटा सा कैविटी बनाकर सबको कुछ सेकंड एक्स्ट्रा टाइम दे रही है। टीम पैनिक में है, हवा कम हो रही है और हल्क थक रहा है। अगर वो 1 सेकंड भी अपनी हिम्मत छोड़ दे तो सभी लोग वहीं दबकर मर जाएंगे। स्पाइडरमैन रीड को होश में लाता है और रीड जैसे ही जगता है सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेशन की तरह देखना शुरू कर देता है। रीड एक क्विक टेक प्लान बनाता है। आयरन मैन का आर्मर, स्पाइडरमैन का वेब शूटर और हॉकाई के स्पेशल एरो को कंबाइन करके एक मशीन बनाने का आइडिया, जो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दे सकती है।
सब टेंशन, थकान और डर के बीच एक चीज एकदम क्लियर है, जब बॉडीज एकदम वीक हो रही होती है तब दिमाग और टीम वर्क ही उसका वास्तविक वेपन है। हल्क के पास अब कुछ पल ही बचे हैं और रीड के पास बस एक चांस, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। रीड हल्क के प्रेशर के बीच तेजी से आयरन मैन के सूट को मॉडिफाई करता है ताकि उसके थ्रू एनर्जी पावर ट्रांसफर हो सके। हल्क फ्रस्ट्रेटेड में गुस्से में बोल पड़ता है कि नालायक, खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, वो बस मसल्स नहीं अपनी लिमिट के अगेंस्ट खड़ा होकर एक शील्ड बना है, और अगर ये प्लान फेल हुई तो वह सबसे पहले रीड को ही पकड़कर मार देगा। रीड कामली सिस्टम को कनेक्ट कर देता है और कैप्टन मार्वल, ह्यूमन टॉर्च और औरों की पावर को आयरन मैन के आर्मर में फीड कर देता है, जिससे कि आयरन मैन का रिपल्सिव बीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सब अपनी मैक्सिमम हीट, रेडिएशन और पावर को चैनल कर रहे हैं। रीड कमांड देता है कि बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ब्लास्ट करे। हल्क प्रेशर को होल्ड करता है और आयरन मैन फुल पावर के साथ फायर करता है और पहाड़ों के नीचे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। माउंटेन क्रैक हो जाता है और जिंदा हीरोज अपने कवर खोदकर बाहर निकल आते हैं। पहाड़ तोड़कर बाहर निकले हीरोज थकी सांस के साथ जिंदा नजर आते हैं और सबसे पहले थॉर उन्हें वेलकम करते हुए दिखता है। वो बताता है कि डूम के लोगों से फाइट करते वक्त उसने लाइटनिंग का फ्लैश यूज करके उन्हें कंफ्यूज किया था और हीरोज की मदद करने के लिए वो यहाँ लौट आया। यानी थॉर का हेलमेट जो हम लोग वहाँ देखे थे वो इसके प्लान का एक हिस्सा था। कैप्टन अमेरिका और थॉर की इस मिलाप को बैटलफील्ड के बीच एक रिलीफ जैसी लगती है। हल्क थोड़ा अशेम्ड फील कर रहा है क्योंकि स्ट्रेस में उसने रीड के साथ बहुत ही हार्श वर्ड का यूज किया था, पर रीड कामली समझ जाता है कि उसके गुस्से ने हल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जिससे वो इतने टाइम तक उस बड़े पर्वत को अपने पीठ पर रोक पाया। अब कैप्टन मार्वल अपनी अल्ट्रा स्पीड से स्काउटिंग शुरू कर देती है, फूड, शेल्टर, मेडिकल सप्लाईज के सर्च के लिए। फ्लाइंग सर्च के बीच वो पुरानी डिस्ट्रॉयड बेस को इग्नोर कर देती है और आसपास के रीजन में कुछ और मिस्टीरियस देखने लगती है। दूर एक जायंट फिगर माउंटेन पीक पर खामोशी से खड़ा होता है एक आदमी जो कि है गैलेक्टस। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी लगती है कि हीरोज उनका नाम लेने के लिए भी डर रहे हैं क्योंकि उन्हें रीड का वर्ड एकदम याद है, वो प्लेनेट को खा जाता है और अगर ऐसा विलेन आपके अगेंस्ट है तो फाइट नहीं की जाती, बस उसे अवॉइड किया जाता है। कैप्टन मार्वल अल्ट्रा स्पीड स्काउटिंग करते हुए पाथलेस लैंडस्केप में आगे बढ़ते जाती है, कभी डिजर्ट, कभी जंगल, कभी एलियन मेटल फील्ड। ये प्लेनेट एक पजल की तरह चेंज होते रहता है। एक जगह उसे डूम का बेस मिलता है पर वहां रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं, इसीलिए वो सेफेस्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए वापस लूप में बनती है। तभी उसे एक स्ट्रेंज सा एलियन विलेज दिखता है जहां पर सिविलियंस रहते हैं, जहां कोई भी वॉर करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ घंटों बाद पूरी टीम उस विलेज के बाहर आ जाती है, बिल्कुल गैलेक्टस के नाक के नीचे, जिसमें रिस्क तो है और ऑप्शन भी नहीं है। जब हीरोज एंट्री लेते हैं तो एलियन लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। उनका रिएक्शन क्लियर था, बिग पावर्ड आउटसाइडर, और उनका प्लैनेट ऑलरेडी वॉर में फंसा हुआ है। हल्क उनकी बातें सुनकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि एलियंस हमें देखकर यहाँ खुश नहीं लगते। कैप्टन अमेरिका क्वाइटली बोलता है कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है। जब दो कॉस्मिक आर्मीज लड़ रहे हो तो इनोसेंट लोग हमेशा सबसे ज्यादा डर के साथ जी रहे होते हैं। गाँव के लोग पहले हीरो से डर रहे थे पर उनमें से एक एल्डर वुमेन उनके हक में बोलती है और सबको शांत करती है। धीरे धीरे एलियंस उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं और सबसे इंजर्ड हीरोज को एक हीलर लेडी ट्रीट करना शुरू करती है। सी हल्क, ह्यूमन टॉर्च और बाकी लोग जो बैटल में टूट चुके हैं उनके टच करते ही वो अजीब तरीके से हील होने लगते हैं, जैसे वो कोई एलियन डॉक्टर नहीं बल्कि प्योर मेडिकल मिरेकल हो। इवन ह्यूमन टॉर्च को भी रिलीफ मिलता है और वो साला फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देता है, जिस पर आयरन मैन बोलता है कि टॉर्च, तुम्हारे पास बिल्कुल क्लास नहीं है। टीम को समझ में आ जाता है कि ये लोग दुश्मन नहीं है, बस वॉर में डरे हुए नॉर्मल सिविलियंस हैं। फिर भी बेन ग्रिम यानी कि द थिंग्स अनईजी फील कर रहा है क्योंकि बेस के एकदम सामने गैलेक्टस बिल्कुल शांत खड़ा है। अब रीड यहाँ पे बिल्कुल कामली एक्सप्लेन करता है कि देखो, अगर हमें गैलेक्टस मारना चाहता है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उससे हम नहीं बच सकते हैं। सीरियसली, क्योंकि वो प्लैनेट को खाता है, हम और कहाँ चले जाएंगे। इसीलिए अभी के लिए यही सबसे सेफर ऑप्शन है। विलेज में आते ही बेन ग्रिम की बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कभी ह्यूमन कभी रॉक, जैसे ये एलियन प्लैनेट उसके इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। पहले वो एक मोमेंट के लिए नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और अब बिना वार्निंग के वापस द थिंग, जैसे किसी ने उसका स्विच फ्लिप कर दिया हो। बेन फ्रस्ट्रेटेड होकर रीड से जवाब मांगता है, लेकिन रीड भी कंफ्यूज था। ये प्लैनेट शायद उसकी पावर को मैनिपुलेट कर रहा है और ये बात डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि अगर सारे सुपर हीरोज की पावर किसी और के कंट्रोल में हो रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। रीड इस स्ट्रेस के बीच में अपने फैमिली के बारे में सोचता है। सू स्ट्रॉन्ग,
और अपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं और पता नहीं कब वो उनके पास लौट पाएगा। और तभी सिचुएशन और भी ज्यादा हैवी हो जाती है। गैलेक्टस जो कि अभी तक शांत माउंटेन पर खड़ा था वो फाइनली मूव करता है। वो एक कॉस्मिक गॉड की तरह हिला और रीड के आंखों में डर क्लियरली देख सकते हैं। गैलेक्टस ने जो भी डिसाइड किया है, चाहे वो प्लेनेट के लिए हो या फिर हीरोज के लिए, वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स का गेम चेंज कर सकता है। रीड के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, ओ नो। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा सीक्रेट्स वॉर 1984 का इशू नंबर 4। तो दोस्तों अब तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हमें धीरे धीरे करके सभी लोगों की मोटिव पता चल चुकी है। एवेंजर्स का मोटिव बस इतना है कि वो किसी तरह से इस प्लेनेट से बाहर निकलना चाहते हैं। डॉक्टर डूम का मोटिव वो जीतना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि सिर्फ वही है जो इस यूनिवर्स को अच्छे से चला सकता है। बियॉन्डर वो तो इस गेम का ऑनर है, वो बस सबको फाइट करते हुए देखना चाहता है, बेसिकली मजा लेना चाहता है। मैग्नीटो ये बस इतना चाहता है कि या तो वो जीते या फिर डॉक्टर डूम, दोनों ही केस में म्यूटेंट्स का भला होगा। और अब आते हैं गैलेक्टस पर। इसका क्या मेन मोटिव है वो अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो ये जानना आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो हम आगे धीरे धीरे करके जान ही जाएंगे। फिलहाल अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे 2-3 काम करने होंगे। पहला काम, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी सारे मार्वल, डीसी या फिर सुपर हीरोज के फैन दोस्त लोग हैं उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें। ये था 1984 का कॉमिक सीक्रेट्स वॉर का इशू नंबर 4। और अगर आप पहली बार इस इशू को देख रहे हैं तो हमारे बाकी के इश्यूज वाले वीडियो को भी जरूर देखें। बाय।